जय हिंद दोस्तों, हमारा जीके जीएस के आइए आपका चैनल से आपका स्वागत है। और यहाँ एक क्वेश्चंस पे देखिएगा कि अनेकों क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कहीं ना कहीं आपको क्या होगा कि एग्जाम में ये टकराते हैं ये वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इन्हें सीमांत गांधी कह लीजिए या सरहदी गांधी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको मतलब फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता है। और इसको मतलब जो बॉर्डर गांधी के भी नाम से जाने जाते हैं। ये चीज़ याद रखना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान के। हालांकि यह मतलब भारतीय व्यक्ति जब रहते थे, लेकिन यह भारत के जैसे विभाजन हुआ ये पाकिस्तान चले गए थे। और पहला भारतीय व्यक्ति 1900 याद रखिएगा 1987 में पहला विदेशी व्यक्ति जिनको मतलब क्या हुआ कि मतलब भारत रत्न दिया गया था 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये चीज़ याद रखना है। उसी तरह से ये अगर खान अब्दुल गफ्फार के बारे में जानते हैं, आखिर इन्हें सीमांत गांधी सरहदी गांधी क्यों कहा गया? क्योंकि यह सरहद पे रहकर यानी कि भारत पाकिस्तान के जो ये वाला जो क्षेत्र था, बॉर्डर वाला क्षेत्र था, तो उसी क्षेत्र में रहकर इन्होंने क्या हुआ था, भारत की आज़ादी के समय आज़ादी के लेकर बहुत सारे संघर्ष वगैरह किए हुए थे। और इनका एक ना खुद का एक पार्टी भी बना हुआ था जिन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता था, यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड बना हुआ था। तो यह स्थापित किए हुए थे। कब किए थे खुदाई खिदमतगार की स्थापना? तो 1929 में ये किए हुए थे। अब आप कहीं स्पीडी वगैरह वाला मत कह लीजिएगा कि 1930 हमने पढ़ा हुआ है चाइल्ड सेंट में। हालांकि अब संशोधित हो गया है। अब आपको गूगल वगैरह पर भी आपको 1929 ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा इन्होंने कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब किए थे? तो 1929 में ये किए हुए थे। और ये चीज़ याद रखना होगा कि ये जैसे ही मतलब यहाँ जब भारत के जैसे ही विभाजन हुआ था, कब हुआ था भारत का विभाजन? 1947 में पाकिस्तान को लेकर। तो उस समय क्या हुआ था कि ये काफ़ी मतलब उसकी वजह से दुखी हुए थे और पाकिस्तान के मतलब विभाजन का यह विरुद्ध थे, मतलब इनका सपोर्ट नहीं था उसके प्रति में। और उन्होंने जैसे विभाजन हुआ तो इनका अंतिम मतलब वही वाक्य क्या था? यही कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। मतलब इस तरह का मतलब इनका वाक्य था कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। हालांकि यह मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान यह पख्तून अथी से जुड़े हुए थे, मतलब और यह पख्तून मतलब और ये चाहते थे भी थे कि ये पाकिस्तान के साथ हम न रह के कि एक पख्तूनिस्तान एक अलग हमारे लिए भी क्षेत्र कुछ दिया जाए जिसकी वजह से मैं सुरक्षित रह सकूं, क्योंकि ये वीडियो के सामने मैं सुरक्षित नहीं रहूँगा। हालांकि पाकिस्तान जाने के पश्चात इनका भी कई बार गिरफ्तारी वगैरह हुआ और एक समय आया कि वहाँ पर मतलब बम दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को तो ये चीज़ आपको याद रखना हो, सीमांत गांधी या सरहदी गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और इनका सेना का जो बना हुआ था, याद रखना है कि लाल रंग का कुर्ती पहनता था लोग। कैसा? लाल रंग का कुर्ती पहनता था, जिसके लाल रंग का कमीज मतलब अक्सर इसके मतलब अथी में पहना करते थे, इसलिए इनका लाल कुर्ती का सेना का भी मान लिया जाता है कि इन्होंने गठन किए हुए थे। हालांकि वह खुदाई खिदमतगार के सदस्य थे, लेकिन लाल कुर्ती पहनता था, इसलिए लाल कुर्ती सेना का। जबकि विश्व में बात करेंगे तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि राष्ट्रीय जो गीत है मतलब वंदे मातरम, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने की हुई थी, रचना की हुई है। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको राष्ट्रीय गीत को तो किए हैं, ये किस भाषा में है? तो ये आपको याद रखना होगा कि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। मतलब राष्ट्रीय जो गीत है यानी कि वंदे मातरम। और इसे वंदे मातरम को गाने में कितना समय का समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है। अब बात करते हैं वंदे मातरम मतलब ये लगभग कब गाया गया था? तो याद रखना है कि कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अगर अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। याद रखना है कि रहमतुल्लाह सयानी यानी दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के रहे थे, तो रहमतुल्लाह सयानी यही थे। मतलब दूसरे थे क्योंकि पहिलका में खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इनके समय में ही 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम का। वैसे वंदे मातरम का मतलब ये कहाँ से आपको मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक ही है आनंद मठ में। याद रखना है कौन सा? तो आनंद मठ में मतलब यह पुस्तक मिलती है। और कब उसमें प्रकाशित हुआ था? तो 1882 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। जबकि वंदे मातरम का अर्थ होता है कि माँ मैं मतलब तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, माँ तेरे चरणों में मैं मस्तक करता हूँ, यही उसका वंदे मातरम का अर्थ होता है। और ये चीज़ रखना है कि पुस्तिका
म्यूजिक आपको जो वंदे मातरम जो लिखा गया वो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसी तरह से ये राष्ट्रीय गीत है। हालांकि राष्ट्रीय गीत के लेकर संविधान में यह व्याख्या किया गया है कि इसको गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं जन गण मन को, यानी कि राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन है। हालांकि यह जन गण मन याद रखिएगा जो कि है कौन सी भाषा में है, तो बंगाली भाषा में लिखा गया है। बंगाली भाषा में किनका है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के यह लिखा हुआ है जन गण मन। हालांकि इसको गाने में कितना समय का लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि संक्षिप्त में अगर बात करेंगे तो इसको 20 सेकंड में संक्षिप्त में गा लिया जाता है। अब बात करते हैं जन गण मन भी कब गाया गया था, तो याद रखना है कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष जो थे वह विशन नारायण दत्त थे। तब याद रखना है विशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में 1911 के कलकत्ता ही ये भी अधिवेशन में यह गाया गया था। जबकि 1912 में याद रखिएगा तत्वबोधिनी एक पत्रिका था, उसमें भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। और 1919 में याद रखिएगा 1919 में याद रखना है कि 1919 में इसको क्या किया गया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से यह प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना है कि 1911 में जन गण मन, जबकि 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से, और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से यह प्रकाशित हुआ था ये जन गण वो। और उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं तो ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, तो इनका पुस्तक आपने आपको हम बता दिया कि आनंद मठ है, और दूसरा देवी चौध है रानी है, जो कि इनका सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक के रूप में देखा जाता है। और ये राष्ट्रीय जो गीत जो वंदे मातरम है, उसी तरह से 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट जो शहर में बैडअप भिखाजी कामा ने झंडा फहराए थे, तो झंडा के बीच में भी आपको याद रखेगा जन गण मन ही लिखा हुआ था। उसी तरह से संसद भवन का मतलब यही क्या होता है कि शुरुआत होता है से, तो उसमें जन गण मन से शुरुआत होता है, जबकि समापन आपको वंदे मातरम से ही मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि जो कुंचिकल जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। तो कुंचिकल थी जलप्रपात कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। इसी तरह से याद रखिएगा धुआंधार जो जलप्रपात है, तो याद रखना धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा धुआंधार जलप्रपात। उसी तरह से बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर आपको मिलेगा, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है। जबकि हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। उसी तरह से जोगियागढ़ सप्पा जो जलप्रपात है वह शरावती नदी पे बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जलप्रपात होता क्या है। तो जलप्रपात जैसे कि पहाड़ों पर से जैसे ही नदियाँ मतलब ये पहाड़ों के ऊपर से जब इस तरह से नदियाँ नीचे की ओर गिरती है खड़े मतलब, तो उसी को ही जलप्रपात कहा जाता है। जहाँ पे गिरती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं, उसको क्या कहता है कहा जाता है, तो अवनमन कुंड कहा जाता है। जब ये मैदानी भागों में चलती है तो याद रखना है कि एस आकार की घाटी का निर्माण करती है। जैसे एस आकार की घाटी का मतलब यह सीधा कर लेती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। गोखुर झील का ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जैसे ही मुहाने पे पहुँचती है तो मतलब वहाँ पे अगर मुहाने पे कोई तरह के अगल बगल में आपको मतलब कोई तरह का पहाड़ यानी कि रुकावट नहीं दिखाई दिया, तो वहाँ पर क्या करती है कि ये डेल्टा का निर्माण कर लेती है। और याद रखना होगा कि जो डेल्टा की जो आकृति होती है तो वह त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होती है। हालांकि सब भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण ये हमारा जो है गंगा नदी, और जो गंगा नदी है जो उसी से ही बनती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में वो सुंदरवन जो डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरी वहाँ पे वृक्ष भी मिलता है, तो इस तरह से यहाँ पे यह डेल्टा बनाती है। और जहाँ पे जबकि पश्चिम की ओर भारत की ओर याद रखेगा, जब ये पश्चिम की ओर जो नदियाँ जो जाती है नर्मदा ताप्ती नदियाँ ये सब क्या करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। यानी कि एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद में उसको कहते हैं, जहाँ अगल बगल में पहाड़ रहता है और सारे कचरा वगैरह सब जो भी रहता है तो इसी के द्वारा ढकेल करके समुद्र में गिरा दिया जाता है, तो इसी कारण यह बन जाता है। और अभी हम लोग ने देखा था कि त्रिभुजाकार डेल्टा इसमें बना हुआ था। उसी तरह से याद रखिएगा एक में पंक्षी आकार का डेल्टा भी बनाता है। कौन सा है, तो विश्व का वह वह मिसिसिपी नदी है, जिसके कारण पंक्षी आकार का डेल्टा का निर्माण हो देखा। हालांकि डेल्टा वगैरह जो होता है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र यह मतलब बन जाता है। उसके पश्चात में जब यह एस्चुअरी ज्वारनदमुख होता है तो कहीं ना कहीं यह भूमि का थोड़ा सा विस्तार हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे छोटा मोटा बंदरगाह वगैरह भी स्थापित हो जाता है। जैसे कि मारमा गोवा, जो कि गोवा का एक नया बंदरगाह बना है, वह भी एथी का ही मतलब जो मांडवी नदी है उसके द्वारा ही वह भी एथी एस्चुअरी बनाती है, जिसके कारण वह बन गया हाल फिलहाल में।
ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। हालांकि हमने अभी आपको बताया कि जैसे ऊपर से जब नदियाँ गिरती है नीचे की तरफ है तो उसके जलप्रपात कहते हैं, जहाँ पे गिर गई तो वह नमन कुंड हो गया। और उसी तरह से यह एसागार की घाटी या सीधी हो गई तो गोखुर झील, और मुहाने पर जाकर यह अवसाद को जमा कर देती है, जिसके कारण यह डेल्टा हो गया। और सीधे अवसाद को जमा न करके समुद्र में लेकर चला गया तो वहाँ एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद का मुख हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जब नदियाँ निकलती है तो और क्या होता है। तो याद रखें कि जब ये नदियाँ यहाँ से निकलती है, ये चीज़ में याद रखना होगा। तो जब नदियाँ वहाँ से निकलती है तो जो उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उद्गम क्षेत्र के पश्चात शुरू में क्या करती है, यह भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और जब ये याद रखेगा भी आकार की घाटी को मतलब क्या करती है कि काफ़ी यह लंबा कर देती है। भी आकार की घाटी को इस तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा कर देता है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, आई आकार की घाटी कहा जाता है। उसके बाद और भी गहरा कर देता है अगर आई आकार की घाटी को इस तरह से, तो याद रखेगा इसको कैनियन कहा जाता है। जैसे ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो नदी से बना हुआ है, अमेरिका में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पहले भी आकार की घाटी, हालांकि भी आकार की घाटी युवा अवस्था में करता है, तो भी आकार की घाटी हो गया। उसके बाद आई आकार की घाटी, और आई आकार और गहरा हो गया कैनियन का निर्माण कर देती है। उसी तरह से जब ये पहाड़ों पर इस तरह से चलती है, थोड़ा सा छिपिर छिपिर पानी रहता है ऊपर में यानी कि हल्का फुल्का, तो उसको छिपरिका कहा जाता है। तो याद रखना है छिपरिका। और इसी तरह से नीचे की तरफ गिर गई तो वह झरना, यानी कि झरना करने का मतलब जलप्रपात हो गया। और उसके बाद जहाँ गिरा तो अनमन कुंड, और इसके बाद मैदानी भागों में एसागार की घाटी और मुहाना पर जो कि है वह डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इस तरह से आपको ये टोपोग्राफी का अध्ययन है मतलब उसमें। जबकि यू आकार की घाटी आपको देखने को मिलेगा हिमानियों में। हमने बोला जल ऐसी नदियों द्वारा वी आकार की घाटी और हिम के द्वारा यानी कि बर्फ में यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का होता है नुनाटक होता है, लटकती घाटी होता है, मोरेन तट होता है, फियोर तट होता है। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं आपको हिमानियों के द्वारा ही देखने को मिलेगा, यानी कि हिम से बना हुआ स्थल आकृति का, यानी कि उसमें टोपोग्राफी में ये सब अध्ययन किया जाता है। तो चलिए, हालांकि अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में याद रखिएगा चंदन की लकड़ी के उत्पादन में यह प्रथम स्थान पे है। सोना के उत्पादन में भी यह प्रथम स्थान पे है। सूरजमुखी के भी मतलब फूल के भी उत्पादन में यह प्रथम स्थान पे है। जबकि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु अभी कर्नाटक में ही स्थित है। तो ये आपको मुख्य कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, तो यह सहारा मरुस्थल में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे है सहारा मरुस्थल। तो जब आप अफ्रीका वाला जो क्षेत्र में आइएगा, तो अफ्रीका वाला ये क्षेत्र में यानी कि ये उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र में यहीं पे सहारा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। इतना बड़ा है कि लगभग भारत का क्षेत्रफल का 3 गुना आपको है। तो आप समझ रहे हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यानी कि इसका लगभग 3 गुना से ज़्यादा है, यानी कि भारत का एक भारत नहीं बल्कि 3 भारत, यानी कि इतना बड़ा यह रेगिस्तान यहाँ देखने को मिलेगा। और ये किधर में है, तो अफ्रीका का, याद रखेगा अफ्रीका के यह उत्तरी वाला क्षेत्र में पड़ता है। उसी तरह से अफ्रीका के ये दक्षिणी वाला क्षेत्र में भी पड़ता है। दक्षिण पश्चिम बोत्सवाना मतलब दक्षिण पश्चिम में यह कालाहारी मरुस्थल, इसको क्या कहा जाता है, कालाहारी मरुस्थल, जो कि दक्षिण पश्चिम बोत्सवाना में है। जबकि सहारा मरुस्थल यह उत्तर वाला क्षेत्र में है। याद रखिएगा ये चीज़ आपको। उसी तरह से भारत पाकिस्तान में भी आपको मतलब आपको बॉर्डर पे आपको थार मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। थार जो कि मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर सीमा में यहाँ पर बसा हुआ है। उसी तरह से अगर टकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है, तो चाइना में स्थित है। उससे दस्त लुट, दस्त कबीर, ये सब कहाँ पे है, तो ईरान में है। ये चीज़ याद रखना होगा। उसी तरह से अगर हम लोग और किसी याद रखेंगे जो मरुस्थल है वगैरह मतलब जो और कौन सा महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो याद रखना है कि यूरोप में जो है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। नदी कौन सा देश में नहीं है, तो सऊदी अरब में नहीं है। जबकि कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो इस तरह से रेगिस्तानों में जो होती है मतलब ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनती है, तो याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड यहाँ पे उल्टा बनता है। तो उल्टा का मतलब ये क्या हो गया, आपका उत्पादक हो गया। उसी तरह से ये उपभोक्ता हो गया, और ये इस ऊपर वाला क्या हो गया, आपका अपघटक हो गया। ये अपघटक हो गया। तो ये नीचे वाला उत्पादक हो गया, उपभोक्ता। और यह लैंडमार्क ने एक 10% का नियम भी दिया हुआ था। साथ ही साथ ये ऊर्जा का पिरामिड रेगिस्तान में और अथी में रेगिस्तान, साथ ही साथ समुद्र में उल्टा बनता है। जबकि स्थल पर यानी कि जमीन पर कैसा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। यानी कि नीचे वाला में उत्पादक होता है, उत्पादक ज़्यादा संख्या में रहते हैं, और मतलब उसके बाद उपभोक्ता उससे कम संख्या में रहते हैं, और अपघटक भी उससे कम संख्या में होते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
चलिए, जबकि रेगिस्तान में यानी कि बालू में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कहता है कि सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखना है कि वह माहे ही है। कौन सा है? तो माया। जबकि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो हमारा साइरस है। जबकि हमारा सबसे पृथ्वी का याद रखना है कि हमारा पृथ्वी के नज़दीक तारा कौन सा है? तो वह सूर्य है। कौन सा है? तो सूर्य है। ये चीज़ याद रखना होगा। और जबकि सौरमंडल का नज़दीकतम तारा कौन सा है? तो प्राकिस्मा सेंचुरी है। सबसे निकटतम तारा में कौन हो गया? तो प्राकिस्मा सेंचुरी हो गया। वहाँ से प्रकाश को आने में 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। यानी कि वहाँ का प्रकाश को मतलब प्राकिस्मा सेंचुरी से पृथ्वी पर आने में 4.2 प्रकाश वर्ष का याद रखना होगा कि यानी कि लाइट ईयर का समय लगता है। उसी तरह से एक अल्फा सेंचुरी भी है जहाँ से आने में 4.3 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। जबकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्षों में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। जबकि एक प्रकाश वर्ष अगर बात करेंगे तो कितना होता है? तो याद रखना है कि आपको इस तरह से वैल्यू में 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या फिर इसको 15 कह दीजिए या मीटर होता है। इतना होता है। उससे भी बड़ा एक मात्रक पार्सेक होता है और एक पार्सेक बराबर लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और अगर इसको किलोमीटर में बात करेंगे तो 3.08 गुने ये 10 पावर कितना होता है? 13 किलोमीटर। और अगर मीटर में बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपको? तो 10 पावर में यह 16 मीटर हो जाता है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि चमकीला तारे वगैरह चमकते क्यों हैं? तो अपवर्तन के कारण ही ये चमकते हैं। और ये चीज़ याद रखते हैं, तारों में कैसा होता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। संलयन की अभिक्रिया मतलब दो आपके हल्के से नाभिक क्या होता है कि आपस में जुड़ करके, याद रखना है कि यहाँ पे दो हल्का सा नाभिक मिल करके क्या करता है कि एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है। उसी को ही कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो ये इस तरह से दो हल्का सा नाभिक आपस में मिलकर क्या करता है कि एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करती है। उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और इस तरह से याद रखना है कि हाइड्रोजन ही क्या होता है कि हीलियम में बदल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन में, याद रखने का कि यहाँ पे हाइड्रोजन में आपको मिलेगा ये इस तरह से 1s2, यानी कि ये ड्यूटेरियम हो गया। और 1s3 यही मिलकर के आपको क्या करता है कि हीलियम का निर्माण करता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यानी कि हाइड्रोजन यानी कि ये हो गया ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ही मिलकर के आपको कहीं ना कहीं हीलियम का निर्माण करते हैं। बहुत संख्या में ऊर्जा उत्पादन होती है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के लिए याद रखिएगा कितना हमें तापमान चाहिए? तो 10⁻7 केल्विन चाहिए, तापमान हमें चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये इतना होता है। यानी कि इससे तब जाके नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है। और यह हेंस बेथ के अनुसार ये इतना टेम्परेचर निकाला गया 10⁻7 केल्विन के मतलब थी। उसी तरह से नाभिकीय हमने संलयन बताया था। तो संलयन अभिक्रिया पे ही आपको क्या बनता है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है उसी पर। उसी तरह से नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएँ हैं। तो विखंडन अभिक्रिया पे आपको याद रखिएगा कि क्या है? परमाणु बम बनाओ। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब एक नाभिक ही दो हल्के से नाभिकों में टूट जाता है तो उसे ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहता है। और विखंडन अभिक्रिया पे ही आपको क्या बना हुआ है? तो परमाणु बम बना हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आप इस पे भी याद रख सकते हैं। और अगर तारों वगैरह में बात करते हैं, हमारा सूर्य कैसा है? तारा है। अभी मध्य अवस्था में यह हमारा जो कि सूर्य है वह पहुंचा हुआ है। जबकि सूर्य से प्रकाश को आने में कितना समय का लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि टोटल 500 सेकंड का समय लगता है। उसी तरह से चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कि लगभग यह 80 सेकंड का समय लगता है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलयान का प्रक्षेपण जो है वह श्रीहरिकोटा से किया गया था। तो मंगलयान भारत का, और यह रखना है कि यह भारत का मतलब विश्व में यह चौथा सफल अभियान था। भारत का इसमें चौथा स्थान मिला हुआ था। जबकि एशिया में बात करेंगे तो एशिया में यह प्रथम स्थान मिला हुआ था। अब इस मंगलयान का बात करते हैं कि इसका क्या नाम रखा गया था? तो MOM नाम रखा गया था। यानी कि मार्स ऑर्बिट मिशन, यानी कि मार्स ऑर्बिटर यह मिशन इसका नाम रखा गया था मॉम। यानी कि लगभग इसमें ज़्यादातर महिलाएं ही इसमें शामिल हुई थी। अब बात कर लेते हैं ये कब छोड़ा गया था। तो याद रखना है कि यह 5 नवंबर को, यह 5 नवंबर को यह छोड़ा गया था 2013 को। याद रखना है 2013 को यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था सतीश धवन केंद्र से। और किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो PSLV, याद रखना है PSLV-C। तो याद रखना PSLV जो है PSLV-XL C55 के द्वारा ये क्या किया गया था कि आपको छोड़ा गया था। और जैसे ही यह छोड़ा गया था तो याद रखना है कि ये अब
5 नवंबर 13 को तो हुआ था, लेकिन यह पहुंचा कहाँ था तो 24 सितंबर को। याद रखना है कि 24 सितंबर को यह पहुंच गया था। तो मॉम का अब बात करते हैं कि ये पहला मार्स मिशन था, मंगलयान था। उसी तरह से अभी मंगलयान जो 2 है जो भारत का, तो अगले साल यह जाएगा, यानी कि कब इसको मंगलयान 2 को छोड़ा जाएगा, तो याद रखना है कि 2024 में मंगलयान 2 को छोड़ा जाएगा। और जबकि मंगल का बात करते हैं तो मंगल का लाल रंग क्यों होता है, तो आयरन के ऑक्साइड के कारण ही उसका मंगल ग्रह का लाल रंग देखने को मिलेगा। जबकि मंगल ग्रह का आपको 2 उपग्रह मिलेगा, एक डीमोस हो गया और एक फेबोस हो गया। तो डीमोस है जो कि सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह के रूप में जाना जाता है, जबकि सबसे बड़ा उपग्रह के रूप में आप जानिएगा तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह का, वह गॉनीमेड है। उसी तरह से दूसरा जो है वह शनि का टाइटन है, और टाइटेनिया जो है अरुण ग्रह का है, और जबकि ट्राइटन वरुण ग्रह का उपग्रह देखने को मिलेगा। जबकि बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एक है, यानी कि चंद्रमा। और इस तरह से आपने हम बताया मंगल को आपको 2 हो गया। सबसे अधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह की बात करेंगे तो यह बृहस्पति का है, याद रखना है। सबसे अधिक अभी सॉरी किसका है उपग्रह, यानी कि मान्यता प्राप्त शनि का है। 2 नंबर पे आपको बृहस्पति को देखने को मिलेगा। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। उसी तरह से पृथ्वी को याद रखेगा नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जल के उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। उसी तरह से अगर पीला ग्रह की बात करेंगे तो पीला ग्रह के रूप में बृहस्पति को जाना जाता है, जबकि काला ग्रह के रूप में शनि को जाना जाता है। याद रखिएगा शनि को कहा जाता है। और जबकि हरा ग्रह के रूप में आपको वह अरुण ग्रह को कहा जाता है। इस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत जो एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचित किए, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह रचना किया गया है। याद रखें एकला चलो रे। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि जन गण मन जो है वो अभी रविन्द्रनाथ टैगोर का ही द्वारा लिखा गया है, उसी तरह से बांग्ला भाषा में। और उसी तरह से याद रखेगा अमार सुनार बांग्ला, वो भी बांग्ला भाषा में ही लिखा गया है। और वह जबकि अभी कहाँ है, बांग्लादेश से क्या बना हुआ है, राष्ट्रीय गीत बना हुआ था अमार जो कि अमार सुनार बांग्ला, इनका 3 जो कि काफ़ी फेमस ये गीत वगैरह इनका लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर। और यह पहला व्यक्ति थे जिन्हें क्या हुआ था नोबेल पुरस्कार, भारतीय व्यक्ति थे, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला हुआ था तो 1913 में इनको गीतांजलि मतलब पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। जबकि ये गीतांजलि पुस्तक को मतलब संस्कृत इंग्लिश भाषा में WC ईस्ट, याद रखना है कि WC ईस्ट जो अंग्रेज व्यक्ति था उसी ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था, जिसके पश्चात 1913 में इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। जबकि CV रमन को याद रखना है कि 1930 में मिला हुआ था, जबकि अरविंद खुराना को 1968 में मिला हुआ था। जबकि मदर टेरेसा को याद रखेगा 1979 में मिला हुआ था। और उसी तरह से एस चंद्रशेखर को 1983 में मिला हुआ था। उसी तरह से अगर अमर सेन की बात करते हैं तो 1998 में मिला हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। BS नायपॉल को 2001 में मिला हुआ था। उसी तरह से अभी आपने देखा था कि हाँ, और एक चीज़ और, कैलाश अर्थयार्थी या मलाला यूसुफजई को वह 2014 में एक साथ दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे 2019 में तो अब जो ऐसी एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी, याद रखना है कि अभिजीत जो बनर्जी जो थे भारतीय व्यक्ति थे उन्हीं को मिला हुआ था। तो जो ये अभिजीत बनर्जी थे तो याद रखना है कि वो भारतीय व्यक्ति थे, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिलल था तो उनको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह सुपीरियर झील है। और ये बात करते हैं सुपीरियर झील कहाँ पे है, तो अमेरिका में। यहाँ पे याद रखना है कि 5 झील आपको देखने को मिलेगा, तो यानी कि एक सुपीरियर झील हो गया, और उसी तरह से ओंटारियो झील हो गया, ईरी झील हो गया, और मिशिगन झील हो गया। तो इस तरह से, और जबकि याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो मिशिगन जो झील है वह अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से याद रखिए कि आपको क्या हो गया कि बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर में ये वाला आपका कनाडा हो गया, और ये वाला बीच वाला जो हो गया आपको US हो गया। तो इसी के बीच में मिशिगन झील दोनों क्षेत्रों में मिलता है। बाकी जो 4 झीलें हैं मतलब मिशिगन जो झील है ना वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है कि अमेरिका में है। बाकी सभी झीलें किसके उसके बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यह विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से अगर भारत में हम लोग बात करेंगे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो आपको बुलर झील आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है भारत में, तो चिल्का झील है, जिसको तटीय झील कहा जाता है, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में मिलता है। जबकि सबसे बड़ा वह मतलब झील वह भी है भूस्थलीय क्षेत्र में, तो वह सांभर झील है, कहाँ पे है, राजस्थान में। जो भी लगभग नाग नागिन वाला जो भी झील ट्रिक मिलेगा वह सभी जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से लास्ट में जिसके ताल जुड़े हुए रहते हैं तो वो सभी कहाँ का है आपको है, तो उत्तराखंड में आपको लगभग मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे
रखेंगे सूरज, तो याद रखें कुछ कुछ ऐसे है ताल जिसके अंत में आपको ताल मिलेगा, लेकिन वह यहाँ उत्तराखंड में नहीं है। जैसे कि सूरज और चांद, याद रखिएगा सूरज और चांद ताल आपको कहाँ पे मिलेगा, तो याद रखना है कि वो आपको हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। जबकि रामगढ़ ताल कहाँ पे है, तो यूपी में है रामगढ़ ताल। जबकि भोजताल झील कहाँ पे है, तो याद रखना है कि भोजताल जो झील है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। जबकि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र का, याद रखने का, उत्तर पूर्वी राज्य का अगर मीठे पानी का झील पुलेगा तो याद रखना है कि वह लोकटक झील है। उसी लोकटक झील में एक केबुल लमजावत है जो कि राष्ट्रीय पार्क है, जो कि तैरता हुआ है। उसको एक मतलब है कि बहता हुआ यानी गतिशील छोटा सा एक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम आपको जो भी था झील से जुड़ा हुआ हमने इसको बताया। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन ये कर रहा है कि ग्रेनाइट कैसा है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। इस तरह से ये क्या आता है कि ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, नीच में बदल जाता है। जबकि बेसाल्ट जो होता है वह सिस्ट में, बेसाल्ट जो होता है वह मतलब सीस्ट और या फिर एम्फी बोल्ट में बदल जाता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं कि ये जो होता है ना हमारा ग्रेफाइट वगैरह है, तो ये कोयला में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अग्नेय चट्टान वगैरह ये सब होता है। उसी तरह से एक अवसादी चट्टान होता है। तो अवसादी चट्टान वगैरह में याद रखिएगा आपको ज़्यादातर पेट्रोलियम वगैरह इसमें मिलता है और कोयला वगैरह ये सब में के लिए अवसादी चट्टान जाने जाता है। और एक कैंथरी चट्टान होती है, यानी कि उसका तीसरा चट्टान के नाम से जानते हैं, यानी कि रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। जिस तरह से क्या होता है कि इस तरह से जो सैल होता है वह स्लेट में बदल गया रहता है, जबकि स्लेट फिर फाइलाइट में बदल जाता है और फिर फाइलाइट वापस सिस्ट में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि चट्टानों में इस तरह से तीन तरह का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंथरी चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया हुआ था, तो अकबर ने किया हुआ था। ये दीन इलाही है, याद रखना है। कब हुआ था, तो याद रखना है कि 1582 में हुआ था। जबकि इलाही अगर कैलेंडर की बात करेगा, कैलेंडर, तो याद रखना है कि 1583 में किया गया था। उसी तरह से अब बात कर लेते हैं कि अकबर के द्वारा कुछ किए हुए सुधार वगैरह में, तो याद रखना है कि 1562 में इसने हरम दल से मुक्ति पाया होता, साथ ही साथ दास प्रथा का अंत कर दिया था। और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और 1564 में याद रखना है कि आपको ये 64 वाला में आपको जजिया कर की समाप्ति कर दिया था। जबकि फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया हुआ था। और साथ ही साथ अपना राजधानी जो था इसने मतलब फतेहपुर सीकरी में स्थापित कर लिया था। आगरा से वापस फतेहपुर सीकरी में लेकर चलाया था। साथ ही साथ इसने याद रखना है कि इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया हुआ था। जबकि इबादत खाने में सभी लोगों की आने की जो अनुमति थी 1578 में स्थापित किया गया था। कब, याद रखना है कि 1578 में सभी लोगों की आने की अनुमति मिल गई थी। जबकि उसमें मजहर की घोषणा 1579 में आपको किया था। जबकि दीन इलाही 1582 में, जबकि इलाही कैलेंडर 1583 में किया गया था। उसी तरह से आगे अगर बात करेंगे 1585 में, तो इसने अपनी राजधानी वापस लाहौर लेकर चला गया था। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि संस्कृत का स्वर्ण काल की अगर बात करिएगा तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है, उसको संस्कृत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है कि अकबर ने पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, वह 1556 में अकबर ने उसी समय अपना यह 1556 यानी हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू यानी कि सूर्यवंश का शासक था, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जबकि अकबर का संरक्षक के रूप में याद रखना है कि कौन से, तो उसमें और बैरम खान थे। उसी तरह से अकबर की याद रखना है कि इसमें इनका कई तरह का गुरूद आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक आपको स्कूली शिक्षा वगैरह पढ़ाने के क्रम में अब्दुल लतीफ़ जो कि ईरानी वह महान विद्वान थे, वह अकबर को शिक्षित नहीं कर पाए थे, यानी कि अकबर क्या हुआ था, अनपढ़ ही रह गया था। उसी तरह से अगर अकबर का आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे तो तीसरा जो सिख धर्म के तीसरे गुरु जो थे अमरदास, वह आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। जबकि याद रखना है कि राजनीतिक अगर गुरु के रूप में अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक गुरु में जो थे इनके मतलब बैरम खान थे, और राजनीतिक गुरु के रूप में मतलब इनके जाने जाते हैं। और जबकि सूफी अगर गुरु के रूप में अगर बात करेंगे तो जो सलीम चिश्ती थे वह सूफी इनके अकबर के गुरु थे। उसी तरह से इसने अकबर ने याद रखना है कि इसमें 1556 से अपना शुरुआत किया था जीवन में, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उस तरह से अकबरनामा इसके पुस्तक का लिखा गया है, जो कि अबुल फजल ने लिखा हुआ है। जबकि ये अकबर जो याद रखना है कि अकबर का सबसे अंतिम युद्ध कौन सा था, तो असीरगढ़ का युद्ध था। ये कब किया हुआ था, तो 1601 ईस्वी में किसी तरह से अपना घूस देकर इसने जीत लिया था। इसके समय में ही हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था 1576 ईस्वी में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। जबकि महाराणा प्रताप के घोड़क का नाम क्या था, तो चेतक था। जबकि हाथी का नाम क्या था, तो याद रखना है कि उसका राम प्रसाद नाम था। हाथी का नाम राम प्रसाद रखा गया था।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुएज जो नहर जो है वह कहाँ पे है, तो वह मिस्र में है। भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ता है। सुएज नहर का लंबाई की अगर बात करेंगे तो 168 किलोमीटर यह लंबा है सुएज नहर। जबकि उत्तरी यह जो सुएज नहर जो बना हुआ है, तो उत्तर वाला क्षेत्र को पोर्ट सईद कहा जाता है, दक्षिण वाला को पोर्ट सवेज के नाम से जाना जाता है। और यह सुएज नहर याद रखना है। जबकि यहीं से यह कहाँ पे हो गया, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है। जबकि फर्दिनांद दी लैप्लेस जो थे इसने सुएज नहर का मतलब यही किया था। जबकि मिस्र सरकार ने इसका अपना रजिस्ट्रेशन 1956 में कर लिया था ये सुएज नहर का। चलिए अब नेक्स्ट, हालांकि सुएज नहर बन जाने से क्या हुआ कि भारत में लगभग 7,000 किलोमीटर का मतलब 700 किलोमीटर का क्या हुआ था कि डिस्टेंस यहाँ पे बच गया था। 7,000 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ था कि हमारा दूरी यात्रा घट गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि जो कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या एक तरह का अपरूप है। अब बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। और याद रखना है कि कार्बन अधातु है। अधातु का मतलब क्या है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते इसमें, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि यह विद्युत का कैसा है, कुचालक है, यानी कि नॉन कंडक्टर है। अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट में ये क्या है, अपवाद है या इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में पाया जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये आपने देखा होगा किस तरह से बचपन में भी शुष्क सेल होता है और ये ऊपर की तरफ में ये ठेपी में लगा हुआ रहता है। ये जो पेंसिल की तरह दिखता है, आपको तोड़ के निकालते हैं जो टॉर्च वाला जो बैटरी होता है, तो उसमें से ये वाला ही इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रोड भी आपका ग्रेफाइट का ही बना हुआ रहता है। उसी तरह से अगर पेंसिल का जो नीब वगैरह आप पेंसिल से लिखते हैं, काला रंग का जैसे बना देता है रंग, वो भी ग्रेफाइट का ही बना हुआ है। उसके अलावा जो ग्रीस होता है, जिसको ग्रीस गाड़ी में वगैरह में लगाते हैं, जिसको स्नेहक कहा जाता है, तो स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी वगैरह में भी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। हालांकि ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसको परमाणु पाइल कहा जाता है। जबकि अगर मंदक के रूप में जल का भारी जल का प्रयोग करेंगे, D2O का प्रयोग करेंगे, तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। चलिए वापस ग्रेफाइट के ऊपर बात करते हैं। तो ग्रेफाइट की आकृति कैसा होता है, तो याद रखना है कि ग्रेफाइट की जो आकृति होता है वह षष्ठकोणीय होता है। कैसा होता है, ग्रेफाइट की आकृति आपको षष्ठकोणीय यानी कि हेक्सागोनल आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। यानी कि इसमें 6 कार्बन इसके जुड़े हुए प्रत्येक ऐसी कोने पे रहते हैं, तो हेक्सागोनल होता है। अगर इसमें संकरण की बात करते हैं तो इसमें sp2 संकरण आपको ग्रेफाइट में देखने को मिलेगा। जबकि ग्रेफाइट क्या हमने आपको बता दिया कि विद्युत का सुचालक या अपवाद में आपको जाना जाता है। उसी तरह से कार्बन के एक और अपरूप के रूप में बात कर लेते हैं, जैसे कि कौन सा है, तो वह आपको हीरा है, याद रखना है कौन सा है, तो हीरा है। जबकि हीरा की अगर आकृति की हम लोग बात करेंगे तो हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि टेट्राहेड्रल के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि टेट्राहेड्रल। और इसमें परसंकरण की बात करेंगे तो sp3 परसंकरण रहता है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग ग्रेफाइट का अगर क्रांतिक कोण की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि हीरा का क्रांतिक कोण की अगर बात करेंगे तो इसका क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री जो 4 मिनट ये होता है, इसका क्रांतिक कोण होता है। उसी तरह से हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसमें से रेडियम, याद रखना है कि रेडियम में से एक्सरे किरण निकलते हैं, तो इसमें हरा रंग का प्रदर्शित करता है। तो इसलिए डुप्लीकेट जो हीरा रहता है उसके अंदरूनी दीवार क्या कर दिया जाता है कि हरा रंग से क्या किया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है, जिसके पश्चात उस पर एक्सरे चलता है तो वैसे भी वह मतलब चले या ना चले उसमें हरा रंग का होता है। और इसमें हीरा में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि कई बार परावर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह रंगीन कई तरह के रंगों में दिखाई देता है। क्योंकि ये जब हीरा जो होता है इसमें से जब सूर्य के प्रकाश से जब इसमें से याद रखना कि जब ये चलता है तो इसमें जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो श्वेत प्रकाश हम लोग चूंकि जानते हैं कि जब ये प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसको विग्योर कहते हैं। तो यह विग्योर इस तरह से 7 एक बार परावर्तन होते हैं, 7 इस तरह से कई रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि हीरा रंगीन देता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर देते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और उसी तरह से एक इसका फ्लोरीन होता है, यानी कि एक फ्लोरीन होता है, उसको 60 कहा जाता है। यानी कि इसका आकृति फुटबॉल के समान के यानी कि ग्लोब के समान लगभग दिखाई देता है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रडार का जो विस्तारित रूप क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग कहा जाता है ये रडार का। जबकि ये रडार क्या होता है, किसी क्षेत्र के कोई वस्तु स्थित है या नहीं है उसको क्या करता है, यह पकड़ लेता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो है डीपीटी का जो विस्तारित रूप है वह डिप्थीरिया मतलब पर्ट्यूसिस एंड टेटनस ये होता है। इसको डीपीटी यानी कि ट्रिपल एंटीजन के नाम से ये आपको डीपीटी जाना जाता है। ट्रिपल एंटीजन यानी कि बच्चों को ये दिया जाता है, मतलब तो ये देखिए डी से एक हो गया डिप्थीरिया यानी कि एक अलग बीमारी हो गया, उसी तरह से पर्ट्यूसिस ये दूसरा हो गया, और ये टेटनस ये आपका तीसरा हो गया। उसी तरह से आपका ये टेटनस वगैरह ये सब जो होता है इससे किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया में याद रखिएगा आपको हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया है, और गोनोरिया हो गया, ये सब क्या होगा टेटनस से मतलब ये सब, और ये टेटनस ये सब आपको तपेदिक ये सब आपको बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जबकि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, याद रखेगा। जबकि एक बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ नाम है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हालांकि ये बैक्टीरियो जो फेज है वह एक वायरस है, याद रखना है क्या है, एक वायरस है, जो कि गंगा नदी में आपको देखने को मिलेगा। जो नदी को क्या करता है कि पानी को शुद्ध रखता है, इसीलिए काफ़ी अधिक समय तक गंगा नदी का पानी क्या होता है कि टिकता है, इसलिए उसको मतलब पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा। हमने चूंकि वायरस बोला तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि वायरसलॉजी कहलाते हैं, यानी कि विषाणु विज्ञान उसको कहते हैं। और वायरस से होने वाला में आपको याद रखेगा मतलब चेचक हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया, खसरा हो गया, मेनिनजाइटिस, इबोला और कोरोना। कोरोना अभी देखना कि अभी आया हुआ था, वो अभी एक वायरस से ही होने वाला रोग है। जबकि दमा, खाज खुजली याद रखना है कि वह कवक यानी कि फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। तो इस तरह से आपने उससे जो कुछ रिलेटेड था हमने आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जो जीका जो वायरस है वह एडिस मच्छर के काटने से ही होता है, यानी कि ये इस तरह भी वायरस के कारण ही होता है, यानी कि ये फैलाता है कौन सा, एडिस मच्छर, यानी कि उसको जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेंगू ज्वर। तो याद रखना है कि डेंगू जो ज्वर होता है वह मतलब एडिस मच्छर के काटने से होता है। जबकि मलेरिया जो रोग होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि जो मच्छर में अब बात करते हैं कि मेल और फीमेल दोनों होता है। तो याद रखना है जो फीमेल जो मच्छर होती है वही मतलब जो है वह काटती है, यानी कि आपको शरीर से खून को अपना लेती है भोजन के रूप में। और जबकि जो मेल वाला जो मच्छर होता है वह पौधा का जो फूल वगैरह रहता है उसको रस चूसता है। तो मेल मच्छर क्या करता है, आपको खून नहीं पीता है, बल्कि जो फीमेल जो मच्छर है वही आपका खून पीता है। अब ये याद करना है कि फीमेल मच्छर आपका खून क्यों पीता है। तो फीमेल मच्छर इसलिए आपका खून पी लेती है क्योंकि वो अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए उसे उसके मुख्य भोजन के रूप में उसका तो चूंकि खून ही है, इसलिए उसको खून क्या करती है, देती है। इसलिए अपना जिसको बच्चे को जीवित रखने के लिए जब वह गर्भ अवस्था में रहती है यानी कि प्रेग्नेंट, तो अपना मतलब क्या होती है खून पीती है। और बाकी ये समय में जब वो गर्भवती नहीं रहती है तो आपका फूल पौधा वगैरह का रस चूस करके अपना जीवन काल चला लेती है। तो इस तरह से याद रखना होगा। जबकि मच्छर में आपका गुणसूत्र कितना होता है, तो 6 होता है। तो याद रखना है कि फीमेल वाला, जबकि मेल वाला पौधा वगैरह ये सब चीज़ करता है। और कौन सा थी मतलब परजीवी से हो जाता है, तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया रोग आपको हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से अगर बात करते हैं सोने की एक बीमारी होती है, तो सोने की जो बीमारी होती है तो याद रखना है कि वह कौन सा, तो सीसी मक्खी से आपको हो जाता है। और सोने की बीमारी में आपका मस्तिष्क क्या हो जाता है कि प्रभावित हो जाता है। और जबकि मस्तिष्क का विकार का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी इसको कहा जाता है, ईईजी को। उसी तरह से हृदय के लिए आपको ईसीजी कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि अपना दिल का मतलब जो भी होगा हो। जबकि हृदय का धड़कन जो धड़कता है जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दिल कहते हैं, तो उसमें से लब डब यानी कि लब डब की आवाज़ आती है जब धड़कता है। तो जबकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जबकि दिल में अगर छेद वगैरह हो जाता है तो वैसे स्थिति में याद रखिएगा उसमें कैसी आवाज़ आती है, तो मतलब मुर तो मुर की आवाज़ आती है। उसको आप मुर को ऐसे मर भी याद रख सकते हैं कि दिल में छेद हो गया तो आपको काफ़ी समय के जल्दी ही आप मर जाइएगा। तो उस तरह से उसको याद रख सकते हैं उसे ट्रिक में। उसी तरह से हमने काला जर एक होता है, याद रखना है। तो काला जर जो मक्खी होता है वह सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी से आपको काला जर होता है। जबकि काला जर क्या करता है, आपको हंसी मजाक को जो क्या करता है कि आपको प्रभावित कर देता है। उसी तरह से हमने मलेरिया भी बोला तो वह प्लीहा यानी कि तिल्ली को भी प्रभावित कर देता है। तो इस तरह से आपको कुछ याद रखना है कि मलेरिया मतलब मच्छर के काटने से होता है, जबकि एडिस जो होती है डेंगू ज्वर वह भी मच्छर के काटने से होता है। जबकि ये जो सीसी जो सीसी हमने सोने की बीमारी वह सीसी मक्खी के द्वारा काटने से हुआ। और साथ ही साथ जो काला जर हो गया आपको सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी से काटने से होता है। उसी तरह से अगर हम लोग मक्खी की बात करते हैं तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसको मोस्टिका डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से मेढक को राना टिग्रीना कहा जाता है और गाय को बोस
इंडिकस का, बोस इंडिकस कहते हैं। उसकी तरह से अगर बात करते हैं कि एथी का गेहूँ का तो ट्रेटिकम एस्टिवम है, जबकि मटर का पीसम एस्टिवम कहा जाता है। जबकि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बात करेंगे तो होमो सेपियंस लीन कहा जाता है। कि याद रखने का होमो सेपियंस लीन यानी कि होमो, हालांकि याद रखना है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया हुआ था बायोलॉजी में। तो जो होमो जो व्यक्ति यानी कि होमो यानी कि एक तरह का वंश का नाम है मनुष्य का, उसी तरह से सेपियंस क्या है, उसका एक मतलब जाति है, जाति जो है उसको सेपियंस कहा जाता है। जबकि लीन मतलब लीनियस यानी कि उस व्यक्ति का मतलब नाम, यानी कि 3 शब्दों में इसको दिया जाता है। पहले किसी भी जीव जंतु का नामकरण होता है तो पहले उसका वंश को लिखा जाता है, किस वंश का है, तब उसका जाति को लिखा जाता है, तब उसके बाद में कौन खोज करता है उसको नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई खत्म हो गया और समय को देखते ही यह हमारा वीडियो पूरा हो जाता है। और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आगे का डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे और मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और यहाँ याद रखिएगा डिस्कशन से आपको इतने सारे क्वेश्चन रिकॉल होते हैं, आपको अक्सर सेट प्रैक्टिस के अलावा एग्जाम में भी आपको ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसी तरह से, जैसे ही हमें मतलब ड्यूटी और हमें आपको समय मिलता रहेगा इस तरह से आपके लिए हम वीडियो डिस्कशन का लाते रहेंगे। इसके अलावा मेरा साइंस का भी वीडियो वगैरह आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी न कहीं आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद।